Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th June 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about NCERT Dancing Girl Statue Controversy. Important from our syllabus GS Paper 1 Indian Society point of view. ऑल्सो जीएस पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. देखिए, डांसिंग गर्ल ब्रोंज स्कल्पचर के बारे में आपने हिस्ट्री क्लास में जरूर पढ़ा होगा. दिस आर्टिफैक्ट वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसको बनाया गया बाय लॉस्ट वैक्स टेक्निक. लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री के क्लासेस में कि कैसे वैक्स जो इजीली मोल्डेबल है, पहले वैक्स की मदद से स्कल्पचर बनाया जाता है, फिर उसके अराउंड क्ले लगाया जाता है और फिर अंदर उसके डाला जाता है मोल्टेन मेटल. जैसे इस पर्टिकुलर केस में ब्रोंज, मोल्टेन ब्रोंज डाला गया जो गर्म रहेगा काफ़ी ऑफ कोर्स, तो उस कारण से वैक्स मेल्ट आउट हो जाता है और ब्रोंज उस वॉइड एरिया में आ जाता है और इसकी मदद से फिर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे. लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक की मदद से बना हुआ जो डांसिंग गर्ल का ब्रोंज स्कल्पचर जो मोहनजोदारो में मिला, इट डिपिक्ट्स अ यंग गर्ल विथ हर हेयर टाइड इन बन. कई सारे बैंगल्स दिखते हैं अराउंड हर रिस्ट, ब्रेसलेट एंड नेकलेस देखने को मिलता है, कॉन्फिडेंट स्टैंडिंग पोस्चर. अब ये डांसिंग गर्ल ब्रोंज स्टैचू तो आपने अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स में सुने होंगे. इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है कि एनसीईआरटी की क्लास 6 की सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में दिस ब्रोंज स्कल्पचर हैज बीन ऑल्टर्ड a little bit. In the textbook image that has been recently released, the bare torso part is now shaded या covered, which apparently seems to be cloth. तो टॉर्सो पार्ट को कवर कर दिया गया है और इसी कारण से एक डिबेट स्टार्ट हो गई, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई. कई सारे हिस्टोरियंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस एक्शन को ऑफ एनसीईआरटी. उनका कहना है कि इट इज अ काइंड ऑफ सेंसरशिप ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल स्कल्पचर. स्टूडेंट्स मस्ट बी एक्सपोज टू ऑथेंटिक हिस्टोरिकल मटेरियल्स. और अगर ये आर्गुमेंट लगाया गया कि नेकेड या सेमी नेकेड चीज़ों को एक्सपोज नहीं करना है, तो इस हिसाब से तो दुनिया की आधी म्यूजियम से ज़्यादा बंद हो जाएंगे या वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स को ऑल्टर करना पड़ेगा. ऐसा आर्गुमेंट दे रहे हैं कई सारे हिस्टोरियंस. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंदौर डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, ब्रिक्स ग्रुप से रिलेटेड है ये इंदौर डिक्लेरेशन. और ब्रिक्स ग्रुपिंग की प्रेसिडेंसी भारत की अभी रिसेंटली खत्म हुई है. विद द लास्ट मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स ग्रुप was ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग. इस ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग में विच वॉज अ 5-day मीटिंग, उसके एंड होने के साथ ही इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हैज एंडेड. इस ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग में इंदौर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है. इंदौर डिक्लेरेशन एम्स एट स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन अमंगस्ट ब्रिक्स कंट्रीज. इसकी मदद से फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा अक्रॉस द ब्रिक्स कंट्रीज. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की लाइवलीहुड को और ऑगमेंट करने की कोशिश की जाएगी. इस ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं, उनको जरा देखते हैं. ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम. तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं जिनकी मदद से फार्मर्स क्रॉपिंग करते आ रहे हैं कई 100 सालों से, हजारों सालों से, उस ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करना है ताकि कोई एमएनसी उस ट्रेडिशनल नॉलेज को अपने नाम पे पेटेंट ना करा ले. बायोपायरेसी बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम बनाया जाएगा. तो इस पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है कि ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन फॉर ग्लोबल फोरम ऑन फार्मर्स राइट इन सीड सिस्टम, वो कोऑर्डिनेशन डेवलप करेगा इंडिया. इसके अलावा दूसरा डेवलप किया जाएगा ब्रिक्स एग्रीन नेटवर्क. एग्रीन से याद रखिएगा, एग्रीन स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट नेटवर्क. तो एग्रीकल्चरल इनपुट आपस में, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी बेस्ट
प्रैक्टिसेस हैं वो आपस में ब्रिक्स कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे विथ हेल्प ऑफ दिस न्यू नेटवर्क डेवलप्ड अंडर ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, जिसका नाम होगा ब्रिक्स एग्रीन नेटवर्क। उसके अलावा ब्रिक्स सेंटर फॉर एक्सेलेंस नेटवर्क इन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ये बनाया जाएगा भारत के अंदर एट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च IIFSR मोदीपुरम में बनाया जाएगा ये ब्रिक्स सेंटर फॉर एक्सेलेंस नेटवर्क इन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ये बात ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट पीएम मोदी इन फ्रांस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैज विजिटेड फ्रांस, नीस फ्रांस। वहां पे ही हेल्ड बायलैटरल टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अपने इस यूरोप टूर के दौरान पीएम मोदी विल आल्सो अटेंड G7 समिट दैट विल स्टार्ट टुडे, 3 दिन तक चलेगा, 15, 16, 17 तक। उस G7 समिट को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अटेंड करेंगे। तो G7 समिट में जो इंपॉर्टेंट फैसले होंगे वो हम लोग आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात के दौरान जो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए भारत और फ्रांस के बीच में वो देखते हैं। इनोवेशन रोड मैप 2030, तो इंडिया फ्रांस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोऑपरेशन, ये तो जेनरिक पॉइंट है बट साल याद रखिएगा, प्रिंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों देशों ने इनोवेशन रोड मैप 2030 तक ले डाउन करने का फैसला किया है। डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगेन जेनरिक पॉइंट। इंडिया एंड फ्रांस विल डबल देयर बायलैटरल ट्रेड इन नेक्स्ट 5 years। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर प्रिंस में सवाल बन सकता है वो है भारत इनोवेट्स 2026। भारत इनोवेट्स 2026 एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है भारत और फ्रांस के बीच में, जिसकी मदद से भारत और फ्रांस डीप टेक्नोलॉजी, AI, स्पेस सेक्टर, सेमीकंडक्टर में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। उसके अलावा एक स्किलिंग सेंटर इन एरोनॉटिक्स खोला जाएगा भारत और फ्रांस के कोऑपरेशन की मदद से एट NSTI कानपुर। इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाकी तो बहुत सारे फैसले हुए हैं लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिपोर्ट ऑन ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए एक रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है रीफ्रेमिंग ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इन इंडिया थ्रू कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट कोएग्जिस्टेंस स्ट्रेटजीज। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन एसोसिएशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। एक और बॉडी है जिसने इनको असिस्ट किया है, वो है एकेडमी ऑफ साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च गाजियाबाद। दो नाम इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट के ऊपर यह रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 16 सालों में 7,868 ह्यूमन डेथ्स have been reported because of encounters with elephant, and total 1,653 elephant deaths have been recorded over past 16 years। और एलिफेंट डेथ के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया इलेक्ट्रोक्यूशन, बिजली के तारों से झटके लगने के कारण डेथ, ट्रेन कोलिजन, पोचिंग, ये सब प्राइमरी कारण है। अब 1600 से भी ज्यादा एलिफेंट्स की डेथ हुई है बट इसमें से 70% डेथ्स have been reported from 4 states only। वो हैं उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम। अगर ओवरऑल एलिफेंट डेथ्स की बात करें तो असम रैंक सेकंड नेशनली इन एलिफेंट डेथ्स इन लास्ट 15-16 ईयर्स। पहले नंबर पे है उड़ीसा। तो असम रैंक सेकंड नेशनली इन एलिफेंट डेथ्स स्टेमिंग फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, मतलब ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स के कारण असम के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा एलिफेंट्स की डेथ हुई है, ओनली आफ्टर उड़ीसा। अगर अलग अलग फैक्टर्स की बात करें तो ट्रेन कोलिजन के कारण या पॉइजनिंग के कारण सबसे ज्यादा डेथ असम में हुई है। ओवरऑल सबसे ज्यादा डेथ उड़ीसा में हुई है पिछले 16 सालों में, लेकिन ट्रेन कोलिजन एंड पॉइजनिंग की बात अगर हम करें तो उस कारण से सबसे ज्यादा डेथ असम में हुई है। क्या कारण है मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट के बढ़ने के पीछे? तो सीधा कारण है डिफॉरेस्टेशन। हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, इस कारण से एलिफेंट्स
या उस तरह के एनिमल्स के लिए अब स्पेस कम बच रहा है, एंड दैट इज वाई दे आर इंक्रोचिंग इनटू ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स आर इंक्रोचिंग इनटू एलिफेंट हैबिटेट्स। हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हम करते जा रहे हैं। देखिए एलिफेंट्स का कैसा है कि ऑफ कोर्स एक तो वो हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। दूसरा, वो बल्क में खाते हैं, उनका कंजम्पशन ज्यादा है, तो किसी भी एक लोकेलिटी में वो लंबे समय तक एक हर्ड रह नहीं सकता। तो एक लोकेलिटी का जो रिजर्व्स है, जो रिसोर्सेज है, उसको डिप्लीट करने के बाद दे मूव टू अदर लोकेलिटी, उनका झुंड दूसरे लोकेलिटी में जाता है। तो एक फॉरेस्टेड एरिया का दूसरे फॉरेस्टेड एरिया के बीच में एक कनेक्शन सा रहता है, जिसको कहा जाता है एलिफेंट कॉरिडोर, जिन कॉरिडोर्स की मदद से एलिफेंट एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व्स की तरफ मूव करते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स। और फिर दूसरे जगह जाएंगे, वहां के रिसोर्स को कुछ दिनों में डिप्लीट करेंगे, तब तक तीसरे जगह पे रिसोर्स जनरेट हो रहा होगा, फिर वहां जाएंगे। तो बेसिकली देयर यूज्ड टू बी सेवरल एलिफेंट कॉरिडोर्स, जिसकी मदद से एलिफेंट हर्ड्स वुड माइग्रेट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर फीडिंग नीड्स। अब हम कर क्या रहे हैं, इन एलिफेंट कॉरिडोर्स को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं थ्रू रेल, रेलवे ट्रैक्स, उसके अलावा रोड बना रहे हैं। अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के कारण ये एलिफेंट कॉरिडोर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिस कारण से एलिफेंट्स आर नाउ बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रीजन, जहां पे उनकी फीडिंग नीड्स पूरी हो नहीं रही हैं, एंड नाउ दे आर इन्वेडिंग इनटू ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये सब कारण है बिहाइंड राइजिंग एलिफेंट, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, लीडिंग टू फैटेलिटीज ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एलिफेंट्स। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए? ओवरऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो गज यात्रा इनिशिएटिव लाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसकी मदद से 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पे एलिफेंट कॉरिडोर सबसे ज्यादा हैं, और वहां के एलिफेंट कॉरिडोर्स 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स को ह्यूमन इंटरफेरेंस फ्री बनाया जा रहा है। उसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक हमार हाथी हमार गोद, गज यात्रा इनिशिएटिव के बारे में मैंने बताया है। उसके अलावा गज संकेत एंड सजग ऐप, जहां पे इंफॉर्मेशन ऑफ एलिफेंट मूवमेंट शेयर किया जाता है, ताकि पहले से लोग सेंसिटाइज हो जाएं, अवेयर हो जाए, और ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। असम के अंदर अगर बात की जाए तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर डेवलप किया गया है, जिसकी मदद से अब एलिफेंट्स और एलिफेंट जो है वो काजीरंगा रीजन से कार्बी एंगलोंग रीजन में आराम से मूव कर सकते हैं विदाउट नीड टू मूव थ्रू नेशनल हाईवे नंबर 37। रेडियो कॉलरिंग ऑफ एलिफेंट्स किया जा रहा है सो दैट देयर मूवमेंट कुड बी ट्रैक्ड, सेंसिटाइजेशन ऑफ लोकल विलेजर्स। इसके अलावा रीहैब इनिशिएटिव्स, देखिए एलिफेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ बी हाइव्स या हनी बीज, उनसे एलिफेंट्स डरते हैं। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है कि बी कल्टीवेशन, हनी बी कल्टीवेशन किया जा रहा है कई सारे एग्रीकल्चरल फील्ड के बाहर, और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है विथ थिन वायर। होता क्या है कि जब एलिफेंट्स इसको ब्रीच करके और एग्रीकल्चरल फील्ड में रेड करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो थ्रेड है वो ट्रिप हो जाता है, और फिर हनी बी निकल करके आती है, और हनी बी को देख करके एलिफेंट्स वापस से भाग जाते हैं। इसी इनिशिएटिव को नाम दिया गया है रीहैब इनिशिएटिव, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, रीहैब, reducing elephant human attack using bees, rehab initiative। तो ये सब कुछ तरीके लिए जा रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट के पीछे, बढ़ते के पीछे कारण क्या है और क्या क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो आराम से जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्लोबल विंड डे 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आज का दिन 15 जून पूरे दुनिया भर में ग्लोबल विंड डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने की शुरुआत 2007 में की यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने। साल 2026 में ग्लोबल विंड डे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका होस्ट कंट्री भारत है। ग्लोबल विंड डे 2026 कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड बाय इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इन गोवा अंडर थीम विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। तो इस साल का थीम है ग्लोबल विंड डे का विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन।
विंड एनर्जी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लीजिए। भारत के अंदर अगर विंड पावर पोटेंशियल की हम बात करें तो 120 मीटर पे भारत का विंड पोटेंशियल है लगभग 695 गीगावाट। 150 मीटर पे विंड पोटेंशियल है 1163 गीगावाट। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है विंड पोटेंशियल बढ़ता जाता है। जमीन के नजदीक हवा उतनी तेज नहीं बहती, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं हवा तेज बहती है, तो हाइट के साथ विंड पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है। तो 150 मीटर की हाइट पे भारत का विंड पोटेंशियल लगभग 1163 गीगावाट है। भारत का जो विंड पोटेंशियल है इट इज मेनली कंसंट्रेटेड इन 8 हाई रिसोर्स स्टेट्स। ये स्टेट्स हैं जहां पे विंड पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान में है 284 गीगावाट। अब पोटेंशियल तो हमारा लगभग 1100 गीगावाट का है, लेकिन करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज ओनली 56 गीगावाट। दिस मेक्स इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट विंड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। टॉपिक बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीलिम्स रिलेटेड छोटा सा फैक्ट है एंकर। यू सी एंकर है क्या? It has been developed by IIT Madras and it is world's most detailed 3D atlas of human brain stem. Human brain stems यानी कि न्यूरोलॉजिकल पाथवेज, इंसानों का ब्रेन जिस तरीके का होता है उसका सबसे डिटेल्ड 3D एटलस है एंकर। एंकर स्टैंड्स फॉर एटलस फॉर न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन of human brainstem with 3D reconstruction. Most detailed 3D atlas of human brainstem in simple words. It will help in exploring neural networks of a human brain, जिसकी मदद से ब्रेन के अंदर की बीमारियों को समझा जा सकता है और उनको ट्रीट किया जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे अच्छा इस पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया नहीं है, छोटा सा तो फैक्ट है। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया था उसके बेसिस पे उसके आंसर्स देखते हैं। कल मतलब सैटरडे को केयर इकोनॉमी, द केयर इकोनॉमी इंक्लूड्स बोथ पेड एंड अनपेड वर्क इन्वॉल्व्ड इन केयरिंग फॉर चिल्ड्रन एल्डरली सिक, दैट इज करेक्ट। अनपेड केयर वर्क इज मॉनेटरीली अकाउंटेड फॉर जीडीपी, दैट इज रॉन्ग। प्रोजेक्ट कुछ से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। उसकी मदद से इंडिजिनस मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं जिसकी मदद से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा। आईआईपी सीरीज 2022-23 कर दिया गया उसका बेस ईयर, expanded to include items like LED bulb, CCTV cameras, etc. IIP series continues to classify industrial activity into 3 sectors. This is wrong. माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी तो पहले भी था, अब यूटिलिटीज भी ऐड कर दिया गया है। एमटी सैटेबेलो ऑयल प्रोडक्ट टैंकर इन्वॉल्व इन ए मैरीटाइम अटैक नियर ओमान, जिसमें भारत के 3 सी फेयरर्स मारे गए हैं। ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम न्यू दिल्ली में कराया गया। That's all from our side for today. Thanks for watching.